Hi and welcome to Nishuma Vlog with me. Thank you for being the part of this channel. आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के डेफिनेशन क्लॉज के बारे में। सेक्शन 3 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट बात करता है इसकी डेफिनेशंस के बारे में और इसमें जो सबसे पहले डेफिनेशन है क्लॉज ए में वो है कस्टम एंड यूसेज की। तो चलिए इसको समझते हैं। The expressions custom and usage signify any rule which, having been continuously and uniformly observed for a long time, has obtained the force of law among Hindus in any local area, tribe, community, group और family। ये कह रहा है कस्टम एंड यूसेज का मतलब होता है कोई भी रूल जिसको बहुत लंबे टाइम से कंटिन्यूसली और यूनिफॉर्मली ऑब्जर्व किया जा रहा है यानी फॉलो किया जा रहा है और इसको फॉलो करते करते किसी भी लोकल एरिया में ट्राइब में कम्युनिटी ग्रुप या फिर फैमिली में हिंदूज की इट हैज ऑब्टेन द फोर्स ऑफ लॉ। प्रोविजो कहता है दैट द रूल इज सर्टेन एंड नॉट अनरीजनेबल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। यानी जो आपने रूल जिसके बारे में हमने ऊपर बात की है कि कस्टमर यूसेज कोई रूल होता है तो जो वो रूल है वो सर्टेन होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए एंड नॉट अनरीजनेबल, अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए। साथ ही इट शुड नॉट अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी के बिल्कुल भी अपोज नहीं होना चाहिए। यानी अगर कोई रूल है वो सर्टेन नहीं है और वो अनरीजनेबल है, पोस्ट पब्लिक पॉलिसी है, तो वो कभी भी कस्टम या यूसेज नहीं बन सकता। आगे कह रहा है provided further that in the case of a rule applicable only to a family it has not been discontinued by that family। कह रहा है अगर कोई ऐसा रूल है जो एक कोई पर्टिकुलर फैमिली ही उसको ऑब्जर्व कर रही है, उसी पर वो अप्लाई होता है, तो वो उस पर्टिकुलर फैमिली का कस्टम यूसेज सिर्फ तभी माना जाएगा जब उस फैमिली ने उसको डिसकंटिन्यू ही ना किया हो और वो उसको कंटिन्यूसली फॉलो कर रहा हो। क्योंकि हम कई बार ऐसा सुनते हैं, लोग कहते हैं हमारे यहाँ ऐसे होता है, हमारे यहाँ वैसा होता है, तो वो उस पर्टिकुलर फैमिली का ही कस्टम यूसेज सिर्फ तभी बनेगा अगर वो उस फैमिली के द्वारा कभी डिसकंटिन्यू ना किया गया हो और वो कंटिन्यूसली उस फैमिली के द्वारा फॉलो किया गया हो। तो फिर कस्टम एंड यूसेज के लिए क्या चाहिए कि इट शुड बी कंटिन्यूअस, यूनिफॉर्म, हैज ऑब्टेन द फोर्स ऑफ लॉ एंड इट शुड बी सर्टेन। साथ ही वो अनरीजनेबल ना हो, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी ना हो, और अगर प्रोविजो कहता है अगर वो रूल एक पर्टिकुलर फैमिली पर अप्लाई होता है तो इट हैज नॉट बीन डिसकंटिन्यूड बाय दैट फैमिली। इसका क्लॉज भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में बात करता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मतलब इसमें तीन चीजें हैं। सिटी सिविल कोड, द प्रिंसिपल सिविल कोड ऑफ ओरिजिनल जुरिडिक्शन, यानी एक सिविल सिटी, कोई भी सिटी सिविल कोड या फिर कोई भी प्रिंसिपल कोड जिसके पास ओरिजिनल जुरिडिक्शन हो, या फिर कोई भी अदर सिविल कोड जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशंस में अपने ऑफिशियल गैजेट के नोटिफिकेशन में स्पेसिफाइड किया हो कि ये एक पर्टिकुलर सिविल कोड है, एज हैविंग jurisdiction इन रिस्पेक्ट ऑफ द मैटर्स डेल्ट विद इन दिस एक्ट, और उसके पास ये jurisdiction है कि जो इस एक्ट के मैटर्स है वो उनके साथ डील कर सके। इन सब कोड्स को, इन थ्री टाइप्स ऑफ कोड्स को इस एक्ट के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट माना गया है। इसका क्लोज सी बात करता है फुल ब्लड एंड हाफ ब्लड के बारे में। तो कह रहा है टू पर्सन्स आर सेड टू बी रिलेटेड टू ईच अदर बाय फुल ब्लड व्हेन दे आर डिसेंडेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर बाय द सेम वाइफ। तो इसको समझने से पहले हम इसमें दो चीजें समझते हैं कि जो डिसेंडेंट वर्ड यूज किया गया है उसका मतलब क्या है और एंसेस्टर का मतलब क्या है। तो डिसेंडेंट का मतलब होता है किसी भी पर्सन का कोई बच्चा, चाइल्ड या फिर ग्रैंड चाइल्ड एक्सेट्रा, और एंसेस्टर का मतलब होता है, इसी सेक्शन के क्लोज डी की एक्सप्लेनेशन कहता है कि यहाँ पे जो ये वर्ड यूज किया गया है एंसेस्टर, इसका मतलब होगा फादर। तो ये कह रहा है कि दो बच्चों को रिलेटेड माना जाएगा एक दूसरे से, दैट दे आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय फुल ब्लड, जब उनके जो फादर हैं वो सेम है बाय द सेम वाइफ, और उनकी जो मदर है वो भी सेम है। यानी अगर दो बच्चे हैं, उनके फादर और मदर सेम है, तो उनको कहा जाएगा दैट जो दोनों बच्चे हैं दे आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय फुल ब्लड। आगे बात कर रहा है हाफ ब्लड की। कह रहा है एंड बाय हाफ ब्लड व्हेन दे आर डिसेंडेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर बट बाय डिफरेंट वाइफ्स। कह रहा है कि उनको माना जाएगा कि दो जो बच्चे हैं दे आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय हाफ ब्लड जब जब वो डिसेंडेंट होंगे एक कॉमन एंसेस्टर के, बट बाय द डिफरेंट वाइफ्स। यानी जो उनके एंसेस्टर हैं, जो उन बच्चों के फादर हैं, वो तो कॉमन है, लेकिन जो उनकी मदर है उस एंसेस्टर की जो वाइफ्स हैं वो डिफरेंट है। तो माना जाएगा कि जो दो बच्चे हैं दे आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय द हाफ ब्लड। यानी अगर फॉर एग्जांपल दो बच्चे हैं, उनके फादर सेम है लेकिन जो उनकी मदर्स हैं वो डिफरेंट है, एक की दूसरी मदर है, बी की दूसरी मदर है, लेकिन उन दोनों के फादर सेम है, तो उन दोनों बच्चों को माना जाएगा कि दे आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय हाफ ब्लड। अब नेक्स्ट आता है यूटेराइन ब्लड। टू पर्सन्स आर सेड to be related to each other by uterine blood when they're descendant from a common ancestress but by different husbands।
कह रहा है 2 पर्सन को माना जाएगा कि दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं बाय यूटेराइन ब्लड जब वो डिसेंडेंट है, यानी वो ऑफस्प्रिंग है, वो बच्चे हैं फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्ट्रेस। एंसेस्ट्रेस नीचे दिया गया है, एंसेस्ट्रेस द मदर। तो जब 2 बच्चे हैं, फॉर एग्जांपल ए एंड बी 2 बच्चे हैं, उनकी जो मदर है वो सेम है। फॉर एग्जांपल ए बी की मदर सी है, लेकिन जो उनके फादर हैं ए और बी के दोनों अलग-अलग हैं। तो 2 बच्चे जो ए और बी हैं, उनको माना जाएगा दैट दे आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय यूटेराइन ब्लड। यानी यूटेराइन ब्लड में मदर सेम रहेंगी 2 बच्चों की और उनके फादर्स अलग-अलग होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे बचता है हमारा क्लॉज एफ सपेंडा रिलेशनशिप और क्लॉज जी डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। उनको मैं आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करूंगी, क्योंकि उनको समझना थोड़ा सा टिपिकल है, वो थोड़े से बड़े टॉपिक हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।